गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने आपको ऋग वैदिक काल के विषय में परिचित कराया था। ऋग वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के काल को ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। पिछले वीडियो में हमने आपको पिछले वीडियो में ऋग वैदिक काल के विषय में लगभग संपूर्ण फैक्ट का समापन कर दिया है, जिसमें 99% जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उसके विषय में आपको परिचित करा दिया गया है। इस तरह जो दूसरा हमारे आपका सेशन है, यह सेशन आपका उत्तर वैदिक काल के विषय में है। तो इस सेशन में हम बताएंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच की समयावधि को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें तीन वेदों इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, और उपनिषदों की रचना की गई थी। हमने देखा कि ऋग वैदिक काल में आर्य सभ्यता का जो केंद्र था, आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश। ऋग वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र ऋग वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश पंजाब में 5 नदियां बहती थी, इसलिए इसका इस क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा था। चूंकि ऋग वैदिक काल का जो केंद्र था सभ्यता का, वो सप्त सिंधु प्रदेश था, जो पश्चिम डायरेक्शन में, इंडिया के मैप के पश्चिमी डायरेक्शन में आपका पड़ेगा। तो जो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में इस सभ्यता का विस्तार उत्तर वैदिक काल में इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम से पूरब की ओर हुआ। अर्थात यह सभ्यता पंजाब से लेकर के यह सभ्यता गंगा यमुना की दोआब मध्य भारत तक विस्तृत हो गई। तो का आर्य सभ्यता का विस्तार पूरब की ओर हुआ, जो पंजाब से लेकर
जो पंजाब से लेकर यह सभ्यता कुरुक्षेत्र एवं गंगा यमुना के दोआब, कुरुक्षेत्र एवं गंगा यमुना के दोआब, गंगा यमुना के दोआब अर्थात मध्य भारत तक फैल गया। मध्य भारत तक फैल गया। यह सभ्यता पूरब में पंजाब से लेकर के पश्चिम के डायरेक्शन में, पंजाब से लेकर कुरुक्षेत्र गंगा यमुना के दोआब अर्थात मध्य भारत तक फैल चुका था। कुरु एवं जिन्हें गंगा यमुना का दोआब, इस क्षेत्र को कहते थे ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि, ये ब्रह्मर्षि देश के नाम से गंगा यमुना के दोआब का क्षेत्र जाना जाता था। कुरु एवं पंचाल, जैसा हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में केवल जौ की खेती होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते मानव ने अस्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर दिया। उसके जीवन में अस्थायित्व आया। अस्थायित्व के कारण उत्तर वैदिक काल में जो कृषि का विकास हुआ, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल तक आते आते जैसे कुल था, उसके बाद ग्राम था, ग्राम के ऊपर नीचे हमने देखा था विष था, विष के नीचे आपका जन था, तो यहां तक आते आते जनपद बड़े बड़े जन मिलकर के जनपद का निर्माण, कई जन मिलकर के जनपदों का निर्माण होने लगा था। अब राजा की स्थिति, अब इसको राजन कहते थे, जबकि पहले उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में हमने देखा था कि राजा को राजन कहते थे, जबकि इसको जो भाग दूध अंश जो है उपहार स्वरूप दिया जाता था। इसके जीवन में कोई अस्थायित्व नहीं था, एक कबीलाई मुखिया की भूमिका में राजा था। अब यहां जब जनपद का राजा हुआ तो इसको राजन ना कह करके राजा कहा जाए। जो राजा की स्थिति मजबूत हुई, उसका कर अस्थायी हो गया, राजा का कर अस्थायी होने लगा, राजा भूस्वामी हो गया, राजा भूस्वामी हो गया। और धीरे धीरे राजा की स्थिति एक सैनिक अधिकारी से लेकर के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राजतंत्र की स्थापना उत्तर वैदिक काल में देखी जा सकती है। जबकि इस समय कुरु एवं पंचाल दो महत्वपूर्ण, कुरु एवं पंचाल कुरु एवं पंचाल को आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया। कुरु एवं पंचाल को, कुरु एवं पंचाल राज्य को, कुरु एवं पंचाल राज्य को
आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया। आर्य संस्कृति की धुरी, आर्य संस्कृति की धुरी कहा गया है। कुरु राज्य की इसकी प्रारंभिक राजधानी जो इसकी थी असंदीवत थी। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी असंदीवत थी। असंदीवत, ये इसकी प्रारंभिक, कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी असंदीवत थी। बाद में इसकी राजधानी, बाद में इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी बना। और इंद्रप्रस्थ की राजधानी हस्तिनापुर थी। इंद्रप्रस्थ की राजधानी इंद्रप्रस्थ बना और आपका इंद्रप्रस्थ की राजधानी हस्तिनापुर थी। इंद्रप्रस्थ की राजधानी हस्तिनापुर। पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। इसकी राजधानी कांपिल्य थी। पांचाल महाजनपद की राजधानी कांपिल्य थी। आर्य सभ्यता के अंतिम चरण में, आर्य सभ्यता की अंतिम चरण में उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में अंतिम चरण 600 बीसी में, 600 ईसा पूर्व में जो है इस सभ्यता का विस्तार, आर्य सभ्यता का विकास, आर्य सभ्यता का विस्तार सदा नीरा गंडक नदी, सदा नीरा गंडक नदी बिहार तक हो गया। इस सभ्यता में हम देखेंगे आगे कि जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत जो उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में, सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। नारियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट आई, इन्हें संपत्ति का अधिकारी नहीं माना जाएगा। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इन्हें जो है इन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया और साथ ही साथ इनका यज्ञोपनयन संस्कार भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो जो उत्तर वैदिक काल है, इसमें उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में, सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। हालांकि स्त्रियों को कुछ सामाजिक अधिकार प्राप्त थे, जैसे यज्ञ में पति के साथ जो है भाग ले सकती थी स्त्रियां। इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ सामाजिक परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में, जबकि जो वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल में राजा की स्थिति एक कबीलाई मुखिया की थी और उसे जो है जो कर का अंश था वह जो है
अंश या जो भाग होता था उसको भाग दूध कहते थे, वह अनिवार्य कर नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो राजा की स्थिति बहुत मजबूत हो गई, जो है उसको राजन न कह करके राजा कहा जाने लगा, सम्राट कहा जाने लगा। उसको सम्राट की स्थिति प्राप्त हो गई और वह उसको जो है उसको एक जो कृषि में स्थायित्व के कारण जो राजा का कर था वो अस्थायी हो गया। टैक्सेशन सिस्टम में भी एक तरीके से अस्थायित्व आ गया। तो अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्राह्मण कहा गया। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। अथर्वा ऋषि ने किया था, इसीलिए इस वेद का नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि ने किया था इसकी रचना, इसलिए इस वेद को क्या कहते हैं? अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद में मगध के लोगों को भ्रात्य कहा गया। इस मगध के लोगों को भ्रात्य कहा गया है। मगध के लोगों को भ्रात्य कहा गया है। इस काल में जो आर्य सभ्यता का केंद्र था वो मध्य भारत था। पूर्व पंजाब से ऋग्वैदिक काल में क्या था? आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश था। और जबकि उत्तर वैदिक काल में जो आर्य सभ्यता का केंद्र था वह मध्य भारत था। यहां पे देख लेना चाहिए आपको। ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात पंजाब से लेकर पंजाब था। जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र मध्य भारत हो गया। जो सरस्वती नदी से गंगा यमुना दोआब तक फैला हुआ था, अर्थात ब्रह्मर्षि देश। गंगा यमुना दोआब अर्थात ब्रह्मर्षि देश दोआब तक फैला हुआ था। गंगा यमुना दोआब तक फैला हुआ था। इस तरह जो केंद्र है वह उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का परिवर्तित हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा है
गौतम राहुगढ़ की शतपथ ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में के अनुसार विदेह माधव अग्नि को धारण करके विदेह माधव ने अग्नि को धारण किया। विदेह माधव ने अग्नि को धारण कर अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ राहुगढ़ के साथ पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ा। पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ा, लेकिन वह सारे नदियों को जलाता हुआ आगे बढ़ा, परंतु अग्नि सदा नीरा नदी को गंडक, सदा नीरा गंडक जो बिहार में है, सदा नीरा गंडक, ये जो सदा नीरा गंडक बिहार की ये नदी जो थी इसको नहीं जला पाया। इस तरीके से पश्चिम से पूरब की ओर जो सभ्यता का विस्तार था वह बिहार तक फैला हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में सामवेद लिखा गया। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। साथ ही साथ इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ, इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। आरण्यक लिखे गए, आरण्यक जंगलों में लिखे गए। उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों की रचना की गई। इसमें सामवेद, सामवेद में क्या है, शाम का अर्थ होता है गान। इसमें जो है सारे गामा पाधा निशा जो था सरगम के जो है उसका उल्लेख है। ये शास्त्रीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। ये सामवेद को क्या माना जाता है, शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है। शास्त्रीय संगीत का जनक जो है वो आपका सामवेद है। यजुर्वेद में, यजु मीन्स होता है यज्ञ, यजु यज्ञ, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा की गई है। इसमें विधि विधान दिया गया है, यज्ञ संबंधी विधि विधान। इसमें जो है अथर्ववेद को की रचना, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। तो इसको जो है अथर्ववेद में श्राप, वशीकरण, जादू टोना, और साथ ही साथ अथर्ववेद में कुछ औषधियों की भी चर्चा मिलती है, दुर्लभ औषधियों की, श्राप, वशीकरण और औषधियों का उल्लेख जो है इसमें किया गया अथर्ववेद। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, उपनिषदों की रचना, आरण्यकों की रचना,
उत्तर वैदिक काल में की। अब इनकी राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था, तो इसमें हम राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उत्तर वैदिक काल में? ऋग वैदिक काल में छोटे छोटे जन, ये जन मिलकर क्या बन गए? जन मिलकर के जनपद, जन मिलकर छोटे छोटे जन, छोटे छोटे जन मिलकर जनपद बने, और जन के मुखिया को राजन कहा जाता था और इसको सम्राट कहा जाता है। ये स्थिति कबीला था। ये जन क्या था? कबीला। ये कबीलों का समूह था। कई कबीले मिलकर के जनपद बने, अर्थात कई जन मिलकर के जनपद। पुरु और भरत मिलकर कुरु बन गए। पुरु कबीला और कुरु मिलकर के, पुरु और कुरु मिलकर ये दोनों जब मिल गए तो कौन सा कबीला बना? भारत बना। तो भारत जनपद बना। तो दोनों, और तुर्वस और क्रीवी मिलकर के, तुर्वस प्लस क्रीवी मिलकर के क्या बना दिए? तुर्वस और क्रीवी मिलकर के कौन से जनपद बनाए? तुर्वस और क्रीवी मिलकर पांचाल। तो पांचाल जनपद बने। जन के मुखिया को राजन और छोटे छोटे कबीले थे। क्योंकि हम ऋग वैदिक काल में देखते हैं कि कबीलाई शासन व्यवस्था थी, जिसमें जन था, उस कबीले के को जन कहा जाता था और जन का मुखिया राजन कहा जाता था। जबकि छोटे छोटे जन उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे जन मिलकर के जनपद बन गए। अर्थात ये जनों का समूह, जन का समूह क्या कहलाता था? जनपद। जन का समूह होता था एक तरीके से। तो जो जन का समूह होता था वो जनपद कहलाता था। जैसे छोटे छोटे जो जन थे वो मिल करके जनपद बन गए। तो जनपदों के मुखिया को क्या कहा जाता था? जनपदों के मुखिया को सम्राट कहते थे। राजा, तो यहां हम आपको बताएंगे, तो इसमें सम्राट भी कहा जाता था, इसको राजा भी कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जनपद के मुखिया को राजा भी कहा जा सकता है। तो राजा इसमें क्या करता था? जैसे उत्तर वैदिक काल में राजा, क्योंकि राजा जो था
उत्तर वैदिक काल में, जैसे पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में जो राजा की स्थिति थी वो बहुत मजबूत नहीं थी। एक कबीलाई मुखिया, एक सैन्य अधिकारी के, एक सैन्य नेतृत्वकर्ता के रूप में राजा केवल युद्ध में भाग लेता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे लोगों के जीवन में अस्थायित्व आया। अस्थायित्व के कारण कृषि का विकास हुआ। जब कृषि के विकास के कारण कबीले बड़े बड़े जनपदों में परिवर्तित हो गए। उत्तर वैदिक काल में कबीले बड़े बड़े जनपदों में परिवर्तित हो गए। तो बड़े बड़े जनपदों का निर्माण छोटे छोटे सब कबीले मिलकर के बड़े बड़े जनपदों में परिवर्तित हो गए। राजा एक प्रदेश पर शासन करने लगा। राजा एक प्रदेश या राज्य कह सकते हो आप, प्रदेश पर शासन करने लगा। राजा एक धीरे धीरे प्रदेश पर शासन राजा करने लगा। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र ही शासन का आधार था। जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में, कहीं कहीं गणराज्यों का भी शासन था, समूहों के द्वारा शासन चलाया जाता था। कहीं कहीं गणराज्यों का भी शासन था, कहीं कहीं गणराज्यों का शासन था, कहीं कहीं गणराज्यों का शासन था। गणराज्य लोगों के समूहों द्वारा जब शासन किया जाता है तो उस शासन की ऐसी व्यवस्था को गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते थे। उसको राजतंत्र से ही पृथक करता है। अथर्ववेद में विश्व द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में विश्व द्वारा राजा के चुनाव का वर्णन मिलता है। तो राजा के चुनाव का वर्णन अथर्ववेद में विश्व के द्वारा किया जाता था। ऐसा उल्लेख ऋग्वेद में या अथर्ववेद में किया गया। राजा पूर्णतः निरंकुश नहीं था। राजा स्वेच्छाचारी नहीं होता था। राजा पर सभा और समिति का पूर्ण नियंत्रण था। राजा पर सभा एवं समिति का नियंत्रण था। जैसे हमने पूर्व वैदिक काल में देखा था,
उत्तर वैदिक काल तक आते आते विद्वत नाम की जो संस्था थी वो गायब हो गई। और समिति के अध्यक्ष, अब जो समिति का अध्यक्ष होता था, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे? अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। राजा निरंकुश स्वेच्छाचारी नहीं होता था। राजा का राज्याभिषेक बाढ़ की खाल पर किया जाता था। राजा का राज्याभिषेक, राजा का राज्याभिषेक बाघ की खाल पर किया जाता था। बाघ की खाल पर राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा, अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है, निष्ठा कहा गया है जिसका अर्थ है अनुल्लंघनीय। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है अनुल्लंघनीय। उत्तर वैदिक काल में विद्वत का उल्लेख नहीं किया गया। उत्तर वैदिक काल में विद्वत नाम की संस्था का उल्लेख नहीं है। जबकि ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद में 122 बार विद्वत शब्द आया है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विद्वत नाम की संस्था का कोई उल्लेख नहीं है।
ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति की ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के विषय में चर्चा किया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के दैवीय उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत के विषय में बताया गया। अब राजा साधारण उपाधियों से नहीं विभूषित हो। अब राजा साधारण उपाधियों के स्थान पर साधारण उपाधियों के स्थान पर महाराजाधिराज सम्राट जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगा। भारी भरकम उपाधियां धारण करने लगा। इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है। अगले सेशन में हम आपको जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उत्तर वैदिक काल का, इसके विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप सभी लोग मिल करके, आप सभी बंधुओं से विनम्र भाव से निवेदन है कि आप सभी हमारे गंगा एकेडमी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ हम अपनी इस सेशन को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।